नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग यहां पे हिंदी साहित्य के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और हम उसके साथ और भी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमसे कोई क्वेश्चन रह ना जाए। देखिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बना करके हम जो अपनी रणनीति बना रहे हैं, तय कर रहे हैं, उसमें हमारी कोई गलती ना रह जाए, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आधार बना करके अपनी आगे की राह प्रशस्त कर रहे हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वह क्या है? निम्नलिखित में से नंदकिशोर आचार्य का नाटक नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से जो नंदकिशोर आचार्य है उसका नाटक नहीं है। तो देहांतर और जूते, हमारी बुढ़िया या गुलाम बादशाह। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारी बुढ़िया। हमारी बुढ़िया जो है नंदकिशोर का वो नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? नंदकिशोर आचार्य का नाटक नहीं है हमारी बुढ़िया। हमारी बुढ़िया, देखिए हमारी बुढ़िया जो रचना है किसकी है? कृष्ण बलदेव वैद्य की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? प्रकाशन हुआ था इसका 2000 ईस्वी में। वहीं देखिए, नंदकिशोर आचार्य के नाटकों को देखिए। देहांतर 1987 में प्रकाशित हुआ था। पागल घर 1988 में। हस्तिनापुर और जिले सुभानी और जूते, ये सारी जो है नंदकिशोर आचार्य की ये रचनाएं हैं, नाटक हैं। और देखिए क्या है? गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी की, यह भी इन्हीं की रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है? कृष्ण बलदेव वैद्य। देखिए, कृष्ण बलदेव वैद्य की जो नाटक है वह है भूख आग है, 1998 ईस्वी की है। सवाल और स्वप्न 2001 ईस्वी की हमें ये देखने को मिलती है। तो देखिए, ये मतलब ऐसे आपको पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे जो कि हर जगह हमें आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार के पॉइंट है, तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। वहीं देखिए, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित हुई? 1952 ईस्वी में हुई, 1964 ईस्वी में हुई, 1974 में हुई या 1984 में हुई? तो 1952 ईस्वी में संगीत अकादमी की जो स्थापना है हमें देखने को मिलती है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी 1952 ईस्वी में स्थापित हुई, तो इसका स्थापना वर्ष जो है 1952 ईस्वी है। और देखिए क्या है? हिंदी नाटक और जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो देखिए, प्रसाद का सज्जन नाटक महाभारत के कथानक पर आधारित है। आप लोगों ने अगर सज्जन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रसाद का सज्जन नाटक है वह किस चीज़ पर आधारित है। अपभ्रंश भाषा में लिखित गए सुकुमार रास नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र ने माना है। तो अपभ्रंश भाषा में लिखित गए सुकुमार रास नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र ने माना है। और देखिए क्या है? रामायण महानाट्य का प्रकाशन 1610 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद की नाट्य कला का शिखर बिंदु है। तो देखिए, ये सारे हमारे पास पॉइंट आ गए। कामना नाटक संस्कृति प्रधान नाटक है। तो हमें बताना है, देखिए हमारे पास ऑप्शन देखिए ये दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, देखिए, हिंदी नाटक और जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में जो सही कथन है वह यह है कि प्रसाद का जो सज्जन नाटक है महाभारत के कथानक पर आधारित है। रामायण महानाट्य का प्रकाशन 1610 ईस्वी में हुआ था। और क्या है? कामना नाटक सांस्कृतिक प्रधान नाटक है। तो ये सारे जो तथ्य थे, ये सारे तथ्य सही थे और बाकी सारे के सारे जो तथ्य हैं वो गलत हैं। तो ये जो तथ्य हैं ये सही है, तो इन तथ्यों को आप याद कर लीजिए। वहीं देखिए, एक और प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन सा कथन अंजो दीदी नाटक का नहीं है? तो अंजो दीदी आपने पढ़ा होगा, आप इनको अंजलि दीदी के नाम से भी जानते होंगे। देखिए क्या है? पहला कथन हमें देखने को मिलता है, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है।
सदाचार स्त्री का गहना है, और भिन्नता जीवन का रस है, और जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। तो देखिए, ये जो अंजो दीदी नाटक का नहीं है वह हमें बताना है, कौन सा कथन नहीं है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अंजो दीदी नाटक का नहीं है? तो सदाचार स्त्री का गहना है। तो आपको पता होगा जो अंजो दीदी है वह बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल लेडी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय की पाबंद है, और समय से मतलब उनके जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, उनमें भी दरार आने लगी है। तो अंजो दीदी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है अंजो दीदी नाटक, रचनाकार कौन है इसके? उपेंद्रनाथ अश्क हैं। 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। 2 अंकों का नाटक है, हमें 2 अंक में ये नाटक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस नाटक में 2 अंक हैं तथा दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो टोटल 3-3 दृश्य, 6 दृश्य है, 2 अंक है इसमें। अंजो दीदी नाटक के कथन हैं, देखिए इसके जो प्रमुख कथन है इसको भी देख लेते हैं। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। तो पाबंदी की बात कभी भी की जाए, वक्त की बात की जाए, तो अंजो दीदी नाटक का नाम पहले आपको ध्यान में लाना होगा। भिन्नता जीवन का रस है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। तो देखिए, ये सारे के सारे जो कथन हैं अंजो दीदी नाटक से लिए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, उपेंद्रनाथ अश्क की अगर हम कहानियों को देखें तो अंकुर 1949 ईस्वी की कहानी है उपेंद्रनाथ अश्क की। नासूर 1949 ईस्वी की कहानी है। डाची 1949 ईस्वी की है। पिंजरा 1949 ईस्वी की है। गोखरू 1949 की है। छींटे 1949 की है। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958 ईस्वी की है। पलंग 1961 ईस्वी की है। आकाशचारी 1966 ईस्वी की है। मुक्त है, देशभक्त है, कांगड़ा का तेली, टेबल लैंप है, टेबल लैंड है। वहीं देखिए दाई की शाम के गीत है, काले साहब है, और पिंजड़ा। ये सारे के सारे उपेंद्रनाथ अश्क के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब रचनाएं हम कह सकते हैं। और उपेंद्रनाथ अश्क ने जो सबसे ज़्यादा कहानियां हैं हमें देखने को मिल रहा है 1949 में लिखी है। तो आप देखिए, अगर आपको ऑप्शन ध्यान आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं 49 को कहानियों के मामले में। बाकी आपको चीज़ें जो हैं याद करनी पड़ेंगी। उपेंद्रनाथ अश्क का जो जन्म है 14 जनवरी 1910 ईस्वी को जालंधर पंजाब में हुआ। इन्होंने अपना साहित्य लेखन उर्दू में शुरू किया था। ठीक है, 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। और देखिए क्या है, 1933 ईस्वी में अश्क जी का कहानी संग्रह औरत और फितरत प्रकाशित हुआ। इन्होंने भूचाल नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। देखिए, एक पॉइंट और आपको देखने को मिला कि भूचाल नामक पत्रिका जो है उपेंद्रनाथ अश्क की पत्रिका है, और गुरु घंटाल के लिए प्रति सप्ताह कहानी लिख कर दी। और गुरु घंटाल भी कोई पत्रिका होगी या कोई कॉलम होगा, उसके लिए ये लिख के देते थे कहानियाँ हर सप्ताह, और जिसके लिए उनको 1 रुपये मिलते थे, है ना। और देखिए क्या है, भारत का आगमन भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में होता है? तो आपने भारत दुर्दशा नाटक पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इसकी जो रचना है कब की गई है। देखिए, भारत दुर्दशा जो नाटक है इसकी रचना कब की गई है? भारत दुर्दशा नाटक की रचना जो है 1880 में की गई है ना। तो आपको बताना है कि जो भारत है उसका जो मतलब अंकन है, मतलब वह कब आता है, भारत जो है इस नाटक में कब आता है। तो देखिए, भारत जो है, भारत का आगमन भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में होता है। दूसरे अंक में भारत दुर्दशा का नाटक भारत का आगमन जो है भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पूछा जाता है कि जो भारत है उसका आगमन होता कब है। और देखिए क्या है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की मतलब नाटक है। और नाटक का सार अगर हम देखें तो नाटक का सार आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा देश है वो किस प्रकार से कामचोर हो गया है, मतलब किस तरह से मतलब
खुद को कमज़ोर समझने लगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इस नाटक में बताने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। भारत की दुर्दशा के बारे में वर्णन किया गया है। दुर्दशा के कारणों को बताया गया कि मदिरा है, आलस्य है, रोग है, इन सब कारणों से जो भारत है कमज़ोर हो गया है। तो ये सारे के सारे कारण बताए गए हैं। और 1880 में जो है भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन हुआ है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भी मानते हैं। लेकिन भारतेंदु ने यह घोषणा की कि नहीं, नाटकों का जो प्रारंभ है ना, उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर, इनसे मानी जाती है। और उनके पिता ने कौन सा नाटक लिखा था? नहुस, उससे मानी जाती है। तो ये जो है मतलब भारतेंदु के द्वारा जो है नहुस को पहला नाटक माना जाता है। अगर देखें सर्वमत देखें तो सर्वमत में हमें दूसरा नाटक देखने को मिलता है, जिसको प्रथम नाटक के रूप में जो है सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 में हुआ था, ठीक है। और 1850 में हुआ था। और 6 जनवरी 1885 को उनका देहांत हो गया था। इनके जो पितामह थे, इनको हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु जो है उपनाम दिया गया है इनको रचनाकारों के द्वारा। और 1868 ईस्वी में वचन सुधा में महज 18 वर्ष की आयु में इन्होंने संपादन का कार्य शुरू कर दिया। 1873 में मैगजीन इन्होंने दूसरी निकाली थी, ठीक है। 8 घंटों का ये नाटक होता है। 5 वर्ष के बाद 1874 में बाल पत्रिकाएं निकाली जो कि महिलाओं को समर्पित थी। और क्या है देखिए, महाभोज नाटक के संबंध में निम्नलिखित सही तथ्यों पर विचार कीजिए। तो महाभोज नाटक जो है देखिए क्या, इस नाटक का प्रकाशन 1892 ईस्वी में हुआ। और देखिए क्या है, यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। इसके पात्र हैं दास साहब, बाबू, पूर्व मुख्यमंत्री थे। सरोहा नामक गांव का वर्णन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो कथन है सही है। तो केवल बी सी डी सही होगा, या केवल ए बी ई सही होगा, या बी सी ई सही होगा, या चौथे में केवल ए बी ई होगा। बी सी ई, तो बी सी ई जो ये 3 कथन है बी सी और ई, यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। इसके पात्र हैं दास साहब, सुकुल, बाबू, महेश, बीसू, बिंदा, जोरावर आदि। और सरोहा नामक गांव का इसमें वर्णन किया गया। तो बी सी ई जो है इसका सही उत्तर है। और देखिए क्या है, महाभोज नाटक की जो लेखिका हैं वह है मन्नू भंडारी। 1982 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके जो पात्र आप देख पा रहे होंगे, दास साहब हैं, बीसू, बिंदा, सक्सेना, जोरावर, दत्ता बाबू, महेशर। गौण पात्र जो हैं सुकुल, बाबू, काशी, अप्पा साहब, पांडे जी, लखन, जमुना बहन, सिन्हा, भवानी, नरोत्तम, रति, मोहन सिंह, हीरा, रुकमा, भैरव सिंह, ये सारे जो इसके गौण पात्र हैं। देखिए क्या है, यह नाटक 10 दृश्यों में विभक्त है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आए, इसका स्पष्ट यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। और देखिए क्या है, महाभोज नाटक
सरोहा गांव की पृष्ठभूमि में रचा गया है। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह नाटक सरोहा गांव के निवासी बीसू की मौत से शुरू होता है। बीसू के पास गांव में हुई आगजनी की घटना के सबूत हैं, जिसे वह दिल्ली ले जाना चाहता था। इसी कारण इसकी हत्या हो जाती है। चुनावी माहौल में इस हत्या का सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है। बीसू के संघर्ष को बिंदा उसका दोस्त आगे बढ़ाता है। अंततः वह भी व्यवस्था के कुचलन में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारी राजनीतिक तंत्र है, वह किस प्रकार से जो सही लोग हैं उसको मतलब हटाना चाहते हैं, एक तरह से अपने नज़रों से दूर रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है महाभोज में हमें देखने को मिलता है। मन्नू भंडारी का जो जन्म है 1931 में हुआ। 2021 में इनका देहांत हो गया। देखिए इनके अगर हम महत्वपूर्ण नाटकों को देखें तो बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी का है। महाभोज नाटक, महाभोज उपन्यास 1979 ईस्वी का है। नाटक नाट्य रूपांतरण है। और देखिए क्या है, महाभोज नाटक की प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा 1982 ईस्वी की गई। इसके निर्देशक अमाल लाना थे। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वहीं देखिए आधे अधूरे के आधार पर बताए जुनेजा के बाद कुछ दिन तक सावित्री किस पुरुष से चकाचौंध रही थी। तो आधे अधूरे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा नाटक, मोहन राकेश का नाटक है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मतलब इसमें किस परिदृश्य की बात हो रही है। तो देखिए क्या है, आधे अधूरे नाटक के आधार पर बताए जुनेजा के बाद कुछ दिन तक सावित्री किस पुरुष से चकाचौंध रही थी। तो किस पुरुष से चकाचौंध रही थी? जगमोहन से, अशोक से, महेंद्रनाथ से या शिवजीत से। तो शिवजीत नाम का ऐसा तो कोई पुरुष आता नहीं मेरे ख्याल से इसमें। आधे अधूरे नाटक के आधार पर जुनेजा के बाद कुछ दिन तक सावित्री शिवजीत पुरुष से चकाचौंध में रही थी। तो शिवजीत से वह चकाचौंध में रही थी, मतलब उसकी तरफ आकर्षित रही थी। ठीक है। और देखिए क्या है, आधे अधूरे नाटक के अगर हम पात्रों को देखें तो पुरुष एक के रूप में महेंद्रनाथ है, सावित्री का पति भी है वही। पुरुष दो के रूप में सिंघानिया है, सावित्री का बॉस है। पुरुष तीन के रूप में जगमोहन है, सावित्री का पुराना मित्र है। और देखिए पुरुष चार के रूप में जुनेजा है, महेंद्रनाथ का मित्र तथा पुराना बिजनेस पार्टनर है। मुख्य स्त्री पात्र जो है सावित्री है। बिन्नी जो है सावित्री की बड़ी लड़की है, 20 वर्ष की है, जिसने मनोज नाम के एक युवक के साथ भाग्य शादी कर ली थी। किन्नी छोटी लड़की है, 12 साल की है। और अशोक जो है 21 वर्ष का है और मतलब कोई काम धंधा नहीं करता है। ठीक है। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंक एक ही शुरुआत किस पात्र के कथन से होती है? जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसका जो अंक एक है उसकी शुरुआत किस पात्र के कथन से होती है? अंबिका के कथन से होती है या मल्लिका के कथन से होती है, कालिदास के या दंतुल के? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंक एक की शुरुआत मल्लिका पात्र के कथन से शुरू होती है। और देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक को वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक को वंशपुर का महाजन भी कहा जाता है? भारत जननी को कहा जाता है या मुद्रा राक्षस को कहा जाता है, दुर्लभ बंधु को या कर्पूर मंजरी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दुर्लभ बंधु को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु नाटक को वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। तो वंशपुर का महाजन जो है दुर्लभ बंधु को कहा जाता है भारतेंदु के नाटक को। ठीक है। और 1880 में इसका भी प्रकाशन हुआ है दुर्लभ बंधु का। और देखिए खड़ी बोली की अगर हम रचनाएं देखें भारतेंदु की, तो भारतेंदु का जन्म जैसा कि 1850 में हुआ और 1885 में इनका देहांत हो गया। 35 वर्ष की ही अल्प आयु में ये स्वर्ग सिधार गए।
वहीं देखिए अगर हम इनके मौलिक नाटकों को देखें तो देखिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1973 ईस्वी का है, विशस्य विषमौषधम 1876 का है, प्रेम जोगनी 1875 का है, चंद्रावली 1876 का है, भारत दुर्दशा 1880 का है, नील देवी 1881 का है, अंधेर नगरी चौपट राजा 1881 ईस्वी का नाटक हमें देखने को मिलता है। और यही सारे के सारे जो है भारतेंदु के महत्वपूर्ण नाटक भी माने जाते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी है अंडे के छिलके, रात बीतने तक, रूठी रानी, स्वर्ग की झलक, हूँ। तो देखिए अंडे के छिलके तो है, ठीक है, अंडे के छिलके भी है, रात बीतने तक और स्वर्ग की झलक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ ABE, ACE, BDE या CDE। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अंडे के छिलके है, रात बीतने तक और हूँ। ये तीनों के तीनों जो हैं मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी हैं। और देखिए रूठी रानी, रूठी रानी जो है चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। स्वर्ग की झलक जो है उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है। और चतुर्सेन शास्त्री की अगर हम एकांकी देखें तो पन्नाधाय है, राखी है, नाटक है, बहुरंगी है और पर्वत के पीछे, राजमहल के पीछे आदि। उपेंद्रनाथ अश्क की अगर एकांकी को देखें तो लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोक, अधिकार का रक्षक आदि, ये सारे के सारे जो हैं उपेंद्रनाथ अश्क की प्रमुख एकांकियाँ हैं। तो यही सारी जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये जो तथ्य हैं आपको दूसरी जगह मुश्किल ही मिलेंगे। इसकी जो PDF है वह भी मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, आप रिवीजन भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके देख के। और आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी ऐसे न्यू कंटेंट के लिए, नई चीज़ों के लिए जुड़े रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब लग रही है, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आप उसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने इतने कंटेंट को अच्छे से पढ़ लिया, इतनों को तैयार कर लिया, तो आपके जो हैं 100 में से 80 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि सारा सिलेबस वही है, सारी चीज़ें वही हैं। जो क्वेश्चन है बस क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वही रहने वाली है। तो आप लोग जुड़े मेरे साथ यहाँ तक, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी जो भी गलतियाँ रही हो, मैं बहुत ज़्यादा बोलते समय गलत उच्चारण हो जा रहा है मेरे से, मुझे ध्यान आ रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करके और चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।